वेलकम बैक। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। नवीन, गुड आफ्टरनून। नवीन, क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर बजट में जाते हुए? मार्केट काफी शानदार मोमेंटम है इस समय। बिल्कुल, मार्केट का मोमेंटम तो काफी दिनों से बना हुआ है और जब भी हमने देखा है कि कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहा है तो वो करेक्शन बहुत ही जल्दी बाय आउट भी हो रहा है, क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो लिक्विडिटी अभी भी काफी स्ट्रांग है इंस्टीट्यूशंस के पास, तो उसकी वजह से मार्केट में बाइंग भी बहुत तेजी से आती है। एंड जब भी करेक्शन आ रहे हैं तो बाइंग और डिप्स जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो मार्केट का मोमेंटम बरकरार है। अभी जहाँ तक बजट का सवाल है, मुझे लगता है कि मार्केट का फोकस रहेगा दो तीन चीजों पर। मुझे लगता है कि अगर बजट नॉन इवेंट होता है, अगर कोई मेजर टिंकरिंग नहीं होती है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, बॉन्ड यील्ड्स रेंज में रहेंगे, तो उस हिसाब से मार्केट पॉजिटिवली लेगा। लेकिन अगर कोई चेंजेस आते हैं जैसे बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा फोकस रहेगा ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के ऊपर कि ये बजट ये टर्म का फर्स्ट बजट है, तो उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गवर्नमेंट देती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इन दो पहलू पे मार्केट का काफी फोकस रहेगा बजट के ऊपर। नवीन जी, हम बात तो हालांकि यहाँ पे बजट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्शन वर्डिक्ट से लेकर बजट तक के इस आई थिंक पूरे टेन्योर को, इस समय अवधि को बाजार को संभालने में और थ्रस्ट जनरेट करने में किसी इंडेक्स का सहायता मिली तो वही निफ्टी आईटी। फॉर इंस्टेंस, उस दिन का लो था इस इंडेक्स का करीब 32,300, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 40,000, यानी करीब 7700 अंकों का स्विंग। टीसीएस के नंबर्स, आज हम एलटीआई के नंबर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक इनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ काफी स्ट्रांग, बीएफएसआई इज डूइंग वेल, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट। अभी मैनेजमेंट एग्जैक्टली एक सैलरी हाइक के बारे में बात कर रही थी। आईटी जो कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होल्ड करता है चार्टिकली प्राइस वाइज, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन सी पॉकेट्स आपको कंफर्टेबल लग रही है चीज करने लायक? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर का कॉल हमारा इतना ठीक नहीं रहा है एज फार एज हमारे फंड का रहा है, तो हमारा एलोकेशन आईटी सेक्टर में अंडरवेट रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे थे कि आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और वो काफी पॉजिटिव सरप्राइज कर चुका है। जहाँ तक ये क्वार्टर के नंबर आए हैं, उस क्वार्टर में मार्जिनल सरप्राइज आया है। इसके अलावा जो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक दिख रहा है वो ये साल का वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम जो आया है ये थोड़ा बरकरार रहेगा। ये बताना मुश्किल है कि यहाँ से कितना अपस्विंग पॉसिबल है, लेकिन ये मान सकते हैं कि और एक 10% अपमूव आईटी सेक्टर में बन सकता है इन द शॉर्ट टर्म, कंसिडरिंग कि अभी जैसे आईटी सेक्टर के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, ये दोनों के नतीजे काफी स्ट्रांग एक्सपेक्टेड है। अगर नतीजे उस हिसाब से आते हैं और गाइडेंस लार्जली थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि और एक 10% का रैली ये सेक्टर में आने की बहुत हाई चांस है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक आईटी पर पर्सपेक्टिव। स्पीच टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आ गए हैं, मुनाफा फ्लैट ही है, 322 करोड़ से बढ़कर 333 करोड़ के आसपास से फिगर आता हुआ दिखाई दिया है, तो ज्यादा कुछ वहां पर बदलाव नहीं। ये इनफैक्ट देखना होगा कि इनके डेटा रेवेन्यू में कुछ इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर देखने को मिला है या नहीं, या फिर एक और वहां पर स्थिरता या फिर हल्कापन ही देखा गया है। ये फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, आय घटी है 5,692 करोड़ से घटकर करीब 5,633 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट टेलीकॉम काउंटर्स पर नवीन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन जो टैरिफ हाइक आ गया, अब ऑफ कोर्स वो स्पेक्ट्रम नीलामी के अपडेट्स हमने देखे थे और जहां पर जरूरत है वहीं पर कंपनियों ने बिड किया है। ये एक बहुत बड़ा होप ट्रेड बना हुआ था और थोड़ा सा प्ले आउट भी हुआ है। अब यहाँ से आगे किस तरह का और एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या डिलीवर कर सकती है कंपनियां इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी, स्पेशली भारती और भारतीय हेक्साकॉम? जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, आप ये देखेंगे तो ये सेक्टर काफी कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। यहाँ पे
2 से 3 प्लेयर ही मौजूद हैं। ओवरऑल सेक्टर में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 2-3 साल के हिसाब से टैरिफ हाइक आते रहेंगे। टैरिफ हाइक थोड़े से स्टेप फंक्शन टाइप होते हैं। 1 साल 1.5 साल तक कोई मेजर टैरिफ हाइक आता नहीं है, फिर उसके बाद फिर 15-20% का टैरिफ हाइक आ जाता है, जो 2 साल के लिए जो टैरिफ हाइक नहीं आया उसके लिए मेकअप कर जाता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर जो यहाँ से ग्रो करेगा वो आरपू इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे ही ग्रो करेगा। सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइबर एडिशन उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से मार्केट में जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है एंड जो लोगों का डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहा है, क्योंकि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का पेनिट्रेशन काफी हाई। तो ये कंपाउंडिंग स्टोरी है टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 15% का अर्निंग्स कंपाउंड करेगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट ये होगा कि इनके जो सेक्टर का जो रिटर्न रेशियो, जैसे भारतीय का रिटर्न रेशियो लगभग 10% के करीब आरओई है, ये एक्सपांड होते हुए दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर बिटवीन 17 to 20% आरओई पे सेटल होगा करीब करीब 2 से 3 साल पे। ओके अच्छा नवीन जी, और मतलब जिन पॉकेट्स की इस बार बजट से काफी सेंसिटिविटी है वो है आई थिंक ब्रोकरेज स्टॉक्स, एएमसीज और आई थिंक सीडीएस डिपॉजिटरीज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडिंग को डिमोरलाइज करने के लिए कोई भी स्टेप इस बजट में आता है तो आप लोगों का व्यू क्या होगा इस पर? और स्पेशली ऐसे में थोड़ा सा अपना जो एम्फेसाइज है, अपना जो झुकाव है वो आप एएमसीज पे या फिर डिपॉजिट से बढ़ाएंगे क्या? जहाँ तक अभी इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ब्रोकरेज कंपनीज हैं, दूसरे एएमसी कंपनीज हैं, राइट। जहाँ तक ब्रोकरेज कंपनीज का सवाल है, ब्रोकरेज कंपनीज का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मार्केट वॉल्यूम और ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, और दूसरे इसके अलावा जो मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज और बाकी सब एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज है उसके लिए तो काफी राइट है अभी भी। तो उस हिसाब से जो ब्रोकरेजेस ये सब एस्पेक्ट्स में डील करते हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रहेगा। जहाँ तक डेरिवेटिव ट्रेडिंग का सवाल है तो वहाँ पे मेजर जो प्लेयर्स है वो डिस्पॉट ब्रोकर्स ही है। तो उस हिसाब से उनका इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम घट सकते हैं। लेकिन हमने ओवरऑल देखा है कि लास्ट 4 से 5 साल में गवर्नमेंट के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स आए हैं टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स, स्पेशली इन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। वहाँ पे जैसे मार्जिन का लिमिट्स बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन ब्रोकिंग वॉल्यूम्स ओवरऑल बढ़ते रहे हैं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये कहाँ जाके रुकेगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स है जो डेरिवेटिव्स मार्केट में जो मनी लूज करते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से कोई ना कोई चेंजेस जरूर आते रह सकते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन ब्रोकिंग कंपनीज का जहाँ तक सवाल है उनका ग्रोथ रेट मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर एएमसी कंपनीज का हम देखेंगे तो इस साल एएमसी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। काफी कंपनीज मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो ओवरऑल ग्रोथ आया है मार्केट में और जो इन्फ्लोज आया है उसका पूरा बेनिफिट किस साल आएगा। उस हिसाब से आप देखेंगे तो मोर देन 20-25% ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स और एएमसी कंपनीज मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड एएमसी कंपनीज मुझे लगता है ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में should be reporting one of the strongest numbers. HDFC AMC के नंबर्स अच्छे थे, एंजल वन के नंबर्स अच्छे थे, जियोजीज फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे थे, तो वहां पर एक रिफ्लेक्शन आ ही चुका है उस कॉन्फिडेंस का। बीएफएसआई स्पेस में बाकी जो एनबीएफसीज हैं, अब देखिए श्रीराम, बजाज फाइनेंस, श्रीराम एक परफॉर्मर रहा है, बीच बीच में इसने ब्रेक भी लिया, लेकिन बजाज फाइनेंस में अब क्या खरीदारी का मौका मिलेगा? एंड एनीथिंग रिलेटेड टू द बजट जो आप शायद इस एनबीएफसी सेक्टर को जोड़कर देखना चाहें एंटिसिपेशन में? जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट को हम बहुत सारे सेक्टर से जोड़ते हैं और बहुत बार उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन मैं ओवरऑल यही बात करूंगा कि जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट को हमको देखना चाहिए कि बजट में पब्लिक स्पेंडिंग और केपेक्स स्पेंडिंग के ऊपर मतलब कैसे फोकस रहेगा
एंड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेरा क्लियर कट फोकस यही दो चीजों पे रहेगा। जहां तक बजाज फिनांस का सवाल है, बजाज फिनांस ये लेवल पे काफी दिनों से यही लेवल पे रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे वैल्यू एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टू अर्ली टू कॉल। बट ये बोल सकते हैं कि कंपेयर टू लेट्स से 2 साल पहले जहाँ पे वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस के बहुत महंगे थे, और उस हिसाब से अभी वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हुए हैं, तो उस हिसाब से बजाज फाइनेंस में वैल्यू एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा नवीन जी, इस बार एफएमसीजी में जो ब्रेथ है वो बहुत स्ट्रांग है। लास्ट टाइम तक ये इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे था, बट उस वक्त ब्रेथ बहुत स्ट्रांग नहीं था। आई मीन हार्डली वो कोलगेट, नेस्ले और मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी जो कि उसके 2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहे थे, वहीं तक सीमित थी। बट इस बार ये स्प्रेड हर जगह हुई है। लुक एट आईटीसी एट 470 नाउ, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। डाबर, मैरिको, एचयूएल, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब कहाँ लग रहा है आपको एफएमसीजी में? जहाँ तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है और वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल है, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। जैसे कि आईटीसी का सवाल है, आईटीसी अगर हम देखेंगे, आईटीसी में वैल्यूएशन का कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कंसिडरिंग क्वालिटी ऑफ कंपनी और जो ग्रोथ प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से आईटीसी इज डेफिनेटली अ गुड बेट। इसके अलावा जैसे रूरल प्लेस हो गया तो उस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रूरल इकोनॉमी पे रहेगा। और इसके अलावा जो हम स्टेट बजट्स भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा ऑन द रूरल इकोनॉमी। और अगर हम इवन एशियन पेंट्स के नतीजे भी देखेंगे जो बहुत ग्रेट नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी ग्रोथ थोड़ा रूरल से आया, तो मुझे लग रहा है कि रूरल फोकस प्ले पर फोकस करना पे हमको फोकस करना चाहिए। आईटीसी ऑफ कोर्स इज स्टैंड आउट प्ले, जिसके ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज। लेकिन अगर एफएमसीजी कंपनीज में हम देखें तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रूरल प्लेस पे फोकस कर सकते हैं। डाबर कैन बी वन ऑफ द पिक्स दैट वन। ओके, अच्छा, अगेन आई मीन कमिंग बैक टू बजट थीम, नवीन जी, हेल्थ केयर में इस बजट में क्या है और इसका जो कोरिलेशन है? और आप देखिए ना, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो फार्मा में ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, एक बहुत बड़ी लीड ले चुके हैं। मेरे ख्याल से लुपिन अभी क्लोजर टू इट्स आई थिंक ऑल टाइम हाई आ चुका है। हमने फार्मा को चलते हुए देखा, डायग्नोस्टिक एक अच्छी रिकवरी में है कंसिडरिंग आई थिंक कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस हुए हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, टेस्ट पर पेशेंट बढ़ रहे हैं। और तीसरा पॉकेट था हॉस्पिटल स्टॉक्स में, ये एक बड़े वेल्थ क्रिएटर है। इन तीनों में से ज्यादा कंफर्टेबल आप किस पॉकेट को चेज करने में है, या फिर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट जहां पर है आपको? जहां तक ओवरऑल अगर फार्मा और हेल्थ केयर एज अ सेक्टर देखेंगे हम, तो यहाँ पे कोर फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर है, जहाँ पे कंपनीज जहाँ पे जैसे ऑरोबिंदो है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है, तो ये सारी कंपनी में मुझे लग रहा है कि इस साल ये क्वार्टर के अर्निंग्स ग्रोथ ठीक लग रहे हैं, नतीजे भी ठीक होने चाहिए। ऑरोबिंदो ने जैसे रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया है 1470 ऑल रुपीज, तो वहाँ पे सर मुझे लग रहा है कि कंफर्ट है, साल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे रिटर्न बनने की अच्छी संभावना है। हेल्थ केयर जो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। बजट भी ऑफ कोर्स एक रोल प्ले करता है अगर वहाँ पे कोई चेंजेस आते हैं, लेकिन हेल्थ केयर एज अ सेक्टर ये लॉन्ग टर्म सेक्टर है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज सिर्फ वैल्यूएशन का है, और इसमें रीजन और ईच एंड एवरी हॉस्पिटल का प्ले देख के फोकस करना चाहिए रादर देन लुकिंग एट इट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। लेकिन मुझे आप पूछेंगे कि ओवरऑल वैल्यू कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है क्लासिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैल्यू अभी भी है, और इस साल मुझे लग रहा है कि रिटर्न अच्छे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी, नॉर्मली जब बजट की बात आती है फोकस रहता है कैपेक्स पर, कितना एक्सपेंडिचर आउटले सरकार लेकर आएगी और कैपेक्स पर खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा। इस पूरे सेक्टर में क्या आप इंफ्रा कंपनियों पर बेट करना चाहेंगे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एंसिलरीज हम कहते हैं वहां से एक्सपोजर लेना बेहतर है, स्पेशली 2 days बिफोर द बजट? कैसे अप्रोच करें इस बजट को इस उम्मीद में कि इंफ्रा पर अच्छा खासा खर्च सरकार करेगी आगे? जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का सवाल है, जो ऑन द ग्राउंड टॉक्स भी कर रहे हैं और जो लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जरूर समझ में आ रहा है कि इंफ्रा का फोकस गवर्नमेंट का
बरकरार रहेगा। तो अभी कितना ज्यादा एडिशनल स्पेंडिंग आती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट फोकस जरूर रहेगा ऑन इंफ्रा पे। तो अभी दो तरीके हैं जहाँ पे इंफ्रा कंपनीज पे हम फोकस कर सकते हैं, दूसरी एंसिलरी कंपनीज पे भी हम फोकस कर सकते हैं। इंफ्रा कंपनीज का चैलेंजेस ये होते हैं कि लेट्स से अपार्ट फ्रॉम लार्ज कंपनीज लाइक L&T, अगर हम स्मॉलर कंपनीज पे फोकस करें तो वहाँ पे सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कभी कभी इलॉन्गेट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम एंसिलरी कंपनीज पे देखें, अगर समझ लीजिए हम सीमेंट अगर हम खेल रहे हैं या सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इज अ प्ले ऑन इंफ्रा ऑल्सो एंड रियल एस्टेट ऑल्सो। इसके अलावा अगर देखेंगे सेक्टर में एक अलग तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेस निकल के आ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि एंसिलरी कंपनीज पे भी फोकस किया जा सकता है, बट इट विल वेरी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर कर सकते हैं। बट अगर इंफ्रा कंपनीज अगर मैं खेलना चाहूंगा तो इन्वेस्ट करना चाहूंगा, आई एम फोकस ऑन लार्जर कंपनीज लाइक L&T रादर देन द स्मॉलर कंपनीज, जहाँ पे चैलेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स का इशू आ सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब टॉपिक्स पर हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल आगे बढ़े इससे पहले एक तो चीज़ों पर बात करनी जरूरी है, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स